जितने भी इनके पक्ष के आईएएस आईपीएस नहीं थे सबका तबादला कर देना, लगातार विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करना, उग्रवादी की तरह बिहेव करना, मतलब जो नहीं सो हथकंडा अपना करके ये चुनाव जीते हैं। अगर क्या वो सुशासन था, क्या वहाँ अराजकता नहीं थी, क्या अत्याचार नहीं हो रहा था नागरिकों पर? तो अगर उसी वक्त अगर केंद्रीय बलों को वहाँ नियुक्ति की जाती और फेयर पोल होता तो बंगाल में ही भाजपा 2021 में ही हम लोग आ जाते। यह बात देश के लोकतंत्र को लूटने का बात है। यह देश के जनादेश को किसी भी प्रकार से अपना पूरा संस्थाओं को लगा करके किसी भी तरीके से चुनाव जीतने की बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और जैसा कि आप जानते हैं कि 2026 के इस साल के जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने थे उसके नतीजे कल 4 जून को आ गए हैं और उसके बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें जो चर्चा है वो इस बात की कि कांग्रेस अपनी प्रतिष्ठा बचा पाई केरला का जो चुनाव हुआ है वहाँ पर, और बाकी सभी जगहों पर तो उनकी जो है वो दुर्दशा देखने वाली बात है। और इसी मुद्दे पर कि कांग्रेस अपना भविष्य किस तरह से देख रही है और भाजपा जिस तरह से एक एक करके हर राज्य पे अपना चुनाव का दबदबा जो है वो बनाती जा रही है, तो क्या होगा आगे की पॉलिटिक्स कैसे होगी, किस तरह से जो विपक्ष जो है उसको मजबूत किया जाएगा, इस विषय पर दोनों पार्टियों से हमने जो नेताओं को बुलाया है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं दीनबंधु क्रांतिकारी जी और साथ में हैं हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता अमिताभ जी। तो जीतने वाली पार्टी से तो हम बातचीत करेंगे ही, लेकिन पहले हम मौका देंगे उनको जिन्होंने एक राज्य में अपनी जो है वो सरकार बनाने का जो है वो एक तरह से परचम लहरा दिया है और कह रहे हैं लोग कि कांग्रेस ने अपनी इज्जत बचा ली। तो दीनबंधु जी बताइए, क्या कांग्रेस केवल अपना इज्जत बचाने के लिए ही चुनाव में अब भागीदारी लेगी? कांग्रेस, सबसे पहले तो आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। और बड़ा आश्चर्य की बात है कि हर बार जो है सवाल सबसे पहले विपक्ष से ही पूछा जाता है। तो कांग्रेस अपना इज्जत बचाने के लिए नहीं, कांग्रेस देश को और देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ रही है। और जो अभी जो रिसेंटली जो विधानसभा इलेक्शन का जो रिज़ल्ट आया है कल, आप यह समझिए कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस, अब जैसे आपने ही कहा कि कांग्रेस का कहीं कुछ बचा नहीं, कांग्रेस अपना भविष्य क्या तलाश रही। पिछली बार के चुनाव का जब आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो 58 सीट ही इन जहाँ जहाँ पे इलेक्शन हुआ है वहाँ पर जीत पाई थी कांग्रेस, और अभी 100+ सीट जो है कांग्रेस जीती है। तो कांग्रेस अपने आप को अपग्रेड की है, अप की है। हाँ, हम मानते हैं कि असम में हमारे साथ जो है डायरेक्ट फाइट था, हम वहाँ नहीं जीत पाए हैं। तो जनता का जनादेश है, इसको हम लोग स्वीकार भी करते हैं। लेकिन एक बात और समझना पड़ेगा कि यह जो चुनाव हुआ है ये चुनाव लड़ा नहीं गया है, समझिए कि जनादेश को लूटा गया है। चाहे वो बंगाल में लूटा गया हो, चाहे वो असम में लूटा गया हो। बंगाल और असम जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने वैसे चुनाव लड़ा जैसे बांग्लादेश को जीतना हो, पाकिस्तान को जीतना हो। कैसे कह रहे हैं ये बात? आप ऐसे समझिए ना कि भारत और चीन के बॉर्डर पर भी उतने सैनिक तैनात नहीं है जितने सैनिक असम और बंगाल में तैनात थे, सिर्फ और सिर्फ भाजपा को चुनाव जिताने के लिए। ईडी, सीबीआई सब लगा हुआ था। मतलब भाजपा जितना हथकंडा अपना सकती थी वो सारा हथकंडा कुकर्म अपना करके कैसे भी करके उनको सत्ता में आना था, और यही हथकंडा अपना करके उन्होंने जनादेश को लूटने का काम। ये हथकंडा भाजपा ने फिर केरला में नहीं अपनाया? केरला में कैसे? अच्छा, एक बात समझिए, यही बात तो समझना पड़ेगा कि आज भाजपा बंगाल में चुनाव जीत गई और असम में चुनाव जीत गई तो इस बात को बड़ा ढिंढोरा पीटा जा रहा है। लेकिन यही बात समझना पड़ेगा कि यही चीज़ केरल में क्यों नहीं हो पाता है भाजपा का, यही चीज़ तमिलनाडु में क्यों नहीं हो पाता है भाजपा का, यही चीज़ दक्षिण के अन्य राज्यों में क्यों नहीं हो पाता है भाजपा का। क्योंकि वहाँ आप बढ़ा घटा किसको करेंगे? आप अगर कहीं कुछ बढ़ाते हैं SIR के माध्यम से तो भी आप जो है विपक्षी पार्टी का ही वोट बढ़ाएंगे, काटेंगे तो भी विपक्षी पार्टी का ही वोट काटेंगे। तो वहाँ आपका हथकंडा इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि वहाँ पढ़े लिखे सूझबूझ वाले लोग हैं। और हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि बंगाल में सूझबूझ वाले लोग नहीं हैं, लेकिन आप समझिए ना कि एक चुनाव बंगाल का जीतने के लिए 2.5 लाख से ज़्यादा फोर्स भर देना, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के साथ साथ जितने भी इनके पक्ष के आईएएस आईपीएस नहीं थे सबका तबादला
तबादला कर देना, लगातार विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करना, उग्रवादी की तरह बिहेव करना, मतलब जो नहीं सो हथकंडा अपना करके ये चुनाव जीते हैं। ये नहीं है कि इनको जनादेश मिला है, ये जनादेश लूटने का काम किए हैं। प्रतिक्रिया ले लेते हैं जो हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, इनको बधाई के साथ साथ ये पूछना चाहेंगे कि आप देख रहे हैं कि जीत तो आप गए हैं, क्लियर मेजॉरिटी मिली है, लेकिन विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उस पर क्या कहें? सर्वप्रथम आपके चैनल को मेरा नमस्कार। देखिए, ये पहले एक टेप रिकॉर्डर चलता था, ठीक है ना, तो वो एक जगह फंस जाता था, तो विपक्ष उसी तरह फंसा हुआ है। उसको अभी बूथ लूट समझ में आएगा, उसको वोट लूट समझ में आएगा, उसको SIR समझ में आएगा। मैं विपक्ष के बगल में बैठे जो मेरे मित्र हैं, मैं इनको कहना चाहता हूं कि SIR सभी जगह हुआ है, ठीक है, और लेकिन हम लोगों ने लूट की सिर्फ बंगाल में, असम में और पुडुचेरी में। क्यों हम तमिलनाडु में नहीं लड़ रहे थे? या हमारा गठबंधन नहीं था, हम वहाँ भी लूट सकते थे। तो इन लोगों के पास तो कुछ बोलने को अब है नहीं, बचा नहीं। मैं तो इनको बधाई देने वाला था कि चलिए बंगाल में आपको 2 सीट मिली, इसकी बधाई स्वीकार कीजिए, साथ साथ अब केरल में आपकी वापसी भी हुई है तो उसके लिए, लेकिन ये तो उल्टा आरोप लगा रहे हैं। उसके बाद मैं बंगाल की जनता को ये बधाई देना चाहूँगा कि 15 सालों के कुशासन, अराजकता और अत्याचार से उन लोगों को मुक्ति मिली है। वो लोग एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, जो युग सुशासन का होगा। बंगाल की महान जनता को, साथ साथ मैं अपने देशवासी, बिहारवासी सभी कार्यकर्ताओं को ये बधाई देना चाहूँगा कि अब हम लोग अंग बंग कलिंग और गंगा सागर से गंगोत्री से गंगा सागर तक और अरब सागर से लेके बंगाल की खाड़ी तक आपका सुशासन है। अब ममता बनर्जी भी आज बोल रही हैं, मैं कह ही देता हूँ कि मैं हारी कहाँ हूँ, मुझे कोई बताए। ये बोल रहे हैं कि 2.5 लाख फौज को वहाँ पे रखा गया, SIR हुआ। तो SIR प्रक्रिया थी, बिहार में भी हुई, बिहार में भी हर जगह होती है वो एक प्रक्रिया। आगे उत्तर प्रदेश में भी होगी, जहाँ जहाँ चुनाव होगा वहाँ हम SIR करेंगे और वो आवश्यक भी है। आप तो यहाँ हम लोग हैं बिहारवासी, सारे मरे हुए मृत लोग, फर्जी वोटर्स के नाम पर बोगस करते थे लोग, और उनको हटा दिया जाए तो मिर्ची लगती है, लोगों को दिक्कत होता है। बंगाल का चुनाव भाजपा 2021 में ही जीत जाती, क्योंकि बंगाल में काफ़ी रिएक्शन उस वक्त था। उस वक्त आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग इलेक्शन और पोस्ट पोल वायलेंस में 7500 से ऊपर लोग मारे गए, और पोस्ट पोल वायलेंस तो काफ़ी ख़राब हुआ था। अगर क्या वो सुशासन था? क्या वहाँ अराजकता नहीं थी? क्या अत्याचार नहीं हो रहा था नागरिकों पर? तो अगर उसी वक्त अगर केंद्रीय बलों को वहाँ नियुक्ति की जाती और फेयर पोल होता तो बंगाल में ही भाजपा 2021 में ही हम लोग आ जाते। अब इस बार का चुनाव अगर हमने केंद्रीय बल को वहाँ भेजा और वहाँ हमने ढंग के ऑफिसर्स को लगाए, तो इस बार का चुनाव बंगाल के इतिहास का वह पहला चुनाव है जिसमें एक भी मृत्यु नहीं हुई। अब इसको उपलब्धि नहीं मान के, इसको अगर कहेंगे कि हम लोगों ने लूट लिया तो फिर चुनाव ही नहीं कराते, हम तो सीधे ही बर्खास्त कर जाते। ये लोग अराजकतावादी, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, चूँकि तृणमूल की जो अभी नेत्री हैं कहने कि मैं हारी कहाँ, सबूत दो, यानी कि वो इस्तीफा नहीं करने जा रहे हैं। तो इतनी बड़ी उपलब्धि है कि फ्री फेयर पोल को अगर लोग कहते हैं कि हमने लूट लिया, तो इनको, चूँकि ये बिहार के हैं, हम लोग बिहार के हैं, तो याद करना चाहिए अपने उन दिनों को जब कांग्रेस का शासन था और बिहार में बूथ लूट, वोट लूट, सब चीज़ होता था। कमज़ोर तबके के लोगों को बूथ पर जाने नहीं दिया जाता था। मैं खुद इस चीज़ को देखा हुआ हूँ। इवन हमारे जैसे लोगों को भी कहता था कि नहीं, आपके इतने वोट हैं, आपने डाल लो वोट, आपके घर में कितने वोट हैं, तो मैं इतना, तो आप इतना डाल लीजिए। ये होता था, चूँकि हमें रोक नहीं सकते थे। तो ये सब आँखों से देखा हुआ है। तो जो उपलब्धि है उसको ये लोग वोट चोरी कर रहे हैं। तो वोट चोरी हम केरल में क्यों नहीं किए, हम तमिलनाडु में क्यों नहीं किए, वहाँ भी कर लेते हैं। और इनकी यही स्थिति है। उनका कहना है कि वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं और इसलिए वो लोग कांग्रेस को।
तो इनका ये कहना है कि बंगाल में सभी मूर्ख हैं, असम में मूर्ख हैं, पुडुचेरी में क्या कम पढ़े लिखे लोग हैं केरला और तमिलनाडु से। इनकी ये स्थिति है कि बंगाल में 71 के बाद इनका शासन आया ही नहीं। 71 सिद्धार्थ शंकर राय अंतिम मुख्यमंत्री इनके थे, उसके बाद से लेफ्ट फ्रंट रहा, ममता रही, तो 50 साल में ये 2 सीटों पे आ गए हैं। इस बधाई को स्वीकार करें और उत्तर दें कि आपने इतना अच्छा, आपका सिद्धांत है, इतना अच्छा आप शासन जनता के लिए काम करते हैं, तो बंगाल से गायब क्यों हो गए? इनके लिए दीनबंधु जी, आपके लिए एक और सवाल है, आप जो भी जवाब दीजिएगा अमिताभ जी की बातों का प्रतिक्रिया आप दीजिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक दबे खेमे में आवाज़ चल रही है कि ममता की हार से कांग्रेस भी बड़ी खुश है, क्या कहें? देखिए, पहले तो मैं उनके बातों का जवाब दे देता हूँ। अभी उन्होंने कहा कि 2.5 लाख फोर्स जो है वहाँ पर हम लोगों ने भेजा, IAS IPSओ का ट्रांसफ़र हम लोगों ने किया। ये इनकी भाषा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा है। मेरी बात आप समझिएगा। चुनाव बंगाल में भी हो रहा था, चुनाव तमिलनाडु में भी हो रहा था, चुनाव केरल में भी हो रहा था, लेकिन ये जानते थे कि हम तमिलनाडु में चुनाव जीत नहीं सकते हैं, केरल में चुनाव जीत नहीं सकते हैं, हम बंगाल में फाइट कर सकते हैं। तो बंगाल में फाइट कर सकते हैं और कहीं ना कहीं हम पिछले चुनाव में मुख्य विपक्षी दल रहे हैं, तो हम यहाँ फाइट कर सकते हैं। तो ये सारा हथकंडा अगर हम तमिलनाडु और केरल में लगाएंगे तो ये बेवजह बेकार चला जाएगा। तो इन लोगों ने जानबूझ करके वैसे वैसे IPS और IAS को लगाया, दूसरे स्टेट से उठा करके, जो इनके पक्षधर थे। दूसरा नंबर बात, चुनाव आयोग कंप्लीट इनके फेवर में वहाँ काम कर, ये हम देखिए, ये जो बार बार कहते हैं कि ये काम हम केरल में क्यों नहीं कर लेते, ये काम हम तमिलनाडु में क्यों नहीं कर, क्योंकि वहाँ आपका चलता नहीं, वहाँ आपका उस स्तर का संगठन नहीं है, वहाँ उस तरह का आप कर नहीं पाइएगा परफॉर्म। तो आपको लगा कि नहीं बंगाल में हम कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। तो आपने हर वो हथकंडा अपनाया जो अपना सकते थे आप, जो आप कर सकते थे, इसलिए आप वहाँ चुनाव जीते हैं। ऐसा नहीं है आपको करना ही था तो आप 2.5 लाख वहाँ फोर्स भेजे, आप 1.5 लाख वहाँ भी भेज देते, केरल में भेज देते, 1.5 लाख आप तमिलनाडु में भेजते, लेकिन वहाँ आपका कुछ दाल गलता नहीं। और गलता क्या, आप अगर ये भी पांडिचेरी का नाम ले रहे थे, पांडिचेरी में देख लीजिए पिछले चुनाव में आपके कितने सीट थे, इस चुनाव में कितने सीट हैं आप देख लीजिए। केरल में तो आप चलिए ठीक है 3 सीट आपको मिल गया, लेकिन तमिलनाडु में पिछले चुनाव में आप 6 जीते थे, या 6 या 4 था, अभी देखिए कितना आप पे आ गए आप, तो आप घट ही रहे हैं। तो आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा ही है कि एन केन प्राक्रेन कैसे भी सत्ता में आना है, और सत्ता में आने के लिए इनके प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों, इनके कोई भी नेता हों, अल बल कुछ भी बोलना है, ध्रुवीकरण करना है। इनको तो ये भी नहीं मालूम है कि रविंद्रनाथ टैगोर हैं कि चौधरी हैं कि क्या हैं, विवेकानंद जी क्या हैं, उनका क्या योगदान रहा, ये भी इन लोगों को नहीं मालूम है। वो तो वीडियो क्लियर होगा, वो वीडियो क्लियर, सुन लीजिए। तो इतने पढ़े लिखे ओजस्वी लोग भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए हैं, तो आप समझिए कि इनका कंप्लीट काम ही यही है कि किसी भी प्रकार, बिहार में देख लीजिए ना, मेरे सवाल पर सुन लीजिए, बिहार में आप देख लीजिए कि चुनाव लड़े मुख्यमंत्री जी के चेहरा पर, ठीक है ना, 25 से 30 फिर से नीतीश, अब मालूम चला चुनाव जीत गए, बस नीतीश जी साइड, हम आ गए आगे। दूसरा नंबर बात कि आप एक सवाल पूछे, क्या सवाल पूछे आप? कि कांग्रेस को अंदर अंदर खुशी है ममता बनर्जी को हरा। अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको दिखाया, और ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि ममता बनर्जी के हार जाने से कांग्रेस को खुशी है। कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री बनाने के लिए और चुनाव जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ती है। या देश में जिन मुद्दों को कांग्रेस पार्टी उठाती है उसको सिर्फ और सिर्फ चुनाव को दृष्टिकोण में रख करके नहीं उठाती है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आज़ादी दिलवाया है, इस देश में संविधान का राज स्थापित किया है, और इस देश का संविधान कैसे सुरक्षित रहे, यह देश कैसे सुरक्षित रहे, इस बात की अगर चिंता कोई करता है इस देश में तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी करती है। और हमारे जननेता, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने 4 घंटे पहले ही ये बात स्टेटमेंट के रूप में बताया है कि कांग्रेस के कुछ लोग हों या बाहर के कुछ लोग हों, इस बात से
खुश हो रहे हैं कि टीएमसी यह चुनाव जीत गई है, ये बात टीएमसी के चुनाव जीतने और हारने का नहीं है, हार गई है, जीतने और हारने का नहीं है। यह बात देश के लोकतंत्र को लूटने का बात है। यह देश के जनादेश को किसी भी प्रकार से अपना पूरा संस्थाओं को लगा करके किसी भी तरीके से चुनाव जीतने की बात है। ये देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। ये हमारे राहुल गांधी जी ने ही बता दिया है, तो इसमें हमको इस पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता से, और दोनों मुद्दों पर कहिए कि क्या सचमुच में ईडी और सीबीआई जितने भी इवन इलेक्शन कमीशन जिसके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं और फ्री बीज, क्या यही अब पॉलिटिकल एजेंडा बन जाएगा किसी भी चुनाव का आने वाले समय में? देखिए, पहले तो मैं उनकी बात का जवाब दे दूं। मुझे आज ही ज्ञात हुआ है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता के लिए राजनीति नहीं करती है। हाँ, जैसा कि वो बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता एन केन प्रकार सत्ता पर काबिज होना चाहती है, तो बड़ा ही खुशी की बात है कि कांग्रेस पार्टी अब भजन मंडली बन गई है। तो अगर ऐसी उनकी नीयत रही तो कुछ दिन में यही काम करेंगे। हमारे लिए सत्ता प्राप्ति का साधन राजनीति है और उसमें राष्ट्र सेवा का भाव सबसे ऊपर है। हम लोग जन सेवा के लिए राजनीति में हैं और यही हमारा मूल लक्ष्य है। बाकी ये इनको जो करना है करते रहें। और मैं ईडी सीबीआई ये सब जो बोलते हैं, ये सारी देखिए चुनाव आयोग कराता है। अगर मैं ये भी बोलता हूँ कि हमने भेजा, मतलब मैं चुनाव आयोग की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ, मेरी कोई पार्टी तो भेजती नहीं है। सरकार का काम है कि फ्री एंड फेयर चुनाव हो, उसमें चुनाव आयोग के अंतर्गत जो भी चुनाव आयोग का निर्देश है उसके हिसाब से चलना। तो सबसे बड़ा तो यही प्रूफ है कि इस बार फ्री फेयर और वायलेंस रहित पोल हुआ, ये इस बात का सबसे बड़ा द्योतक है। बाकी हम अपना जो काम है राष्ट्र सेवा के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो हमारा चिंतन है, जो जनता के प्रति हमारा दायित्व है, उस पे हम, हमारी पार्टी और जो हमारी सरकार है वो चलती रहेगी। रही बात केरल तमिलनाडु की, ये जो फोर्स डिप्लॉयमेंट की बात करते हैं, बंगाल की स्थिति ज़्यादा अराजक थी, वहाँ थोड़ा ज़्यादा फोर्स भेजना पड़ा होगा चुनाव आयोग को और केंद्र की सरकार को। सभी जगह केंद्रीय बल जाते हैं चुनाव में, ऐसा नहीं। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि केरला तमिलनाडु और अन्य जगहों पर कितना गया। आसाम में भी तो हमारी सरकार थी, हमने तो नहीं भेजा कोई। तो ये लोग जब, अब तो हारने का अलावा इन लोगों के पास है ही नहीं, कहीं कुछ मिल जाता है 1-2 सीट तो उसी में खुशी मनाते हैं। और एक बात और, ये कह रहे थे कि ममता बनर्जी के हारने पर कांग्रेस खुश नहीं है। अधीर दा का आप सुन लीजिए भाषण। अधीर दा ममता बनर्जी के खिलाफ लगातार बोल रहे थे, चूँकि वो बंगाल को देख रहे थे। वो उस भूमि से आते हैं जहाँ कांग्रेस का लंबा शासन था, वहाँ वो अराजकता को देख रहे थे। तो उनकी बात सुन लीजिए, और ऊपर बैठे हुए पवन खेरा, अभय दुबे की बात सुनिए। ऊपर में ये इंडी गठबंधन है और बंगाल में खुद अलग अलग टीएमसी और कांग्रेस बन जाते हैं। तो जनता समझती है इन चीज़ों को, जनता देखती है कि ये दिखाने, हाथी के दांत दिखाने के कुछ होते हैं, खाने के कुछ होते हैं। बंगाल की जनता खुश है। आप सोशल मीडिया को देखिए, अब लोग खुल के जय श्री राम ही नहीं कर रहे हैं, खुल के अपना बता रहे हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं कि कितनी खुशी है उनके अंदर। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। प्रधानमंत्री जी जिस झाल मुड़ी वाले दुकान में गए थे, उसके अगले दिन वहाँ एक पत्रकार बंधु पहुँचे और उस झाल मुड़ी वाले जो मंडल थे, उनसे जब इंटरव्यू वो ले रहे थे तो बहुत डरा हुआ बॉडी लैंग्वेज था। जबकि किसी से प्रधानमंत्री की भेंट हो तो वो तो काफ़ी इलेटेड होगा, बहुत खुश होगा, एकदम उद्वेलित होगा, लेकिन वो व्यक्ति डरा हुआ था। उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। यह बंगाल की वस्तु स्थिति थी, जिसको ये लोग कैमरा पे नहीं बोलेंगे, चूँकि बंगाल में तो इनकी भी स्थिति खराब थी। लेफ्ट फ्रंट सभी खुश हैं वहाँ की आम जनता क्या है, हम ही में से न कोई भाजपा का है, कोई दीन बंधु क्रांतिकारी कांग्रेस का बैठा हुआ है। लेकिन अगर व्यवस्था में सुधार हो, दुराचारी शासन का अंत हो, तो खुश जनता होती है। और जनता के ही पार्ट कोई भी नेता। फ्री बीज के ऊपर क्या? देखिए, फ्री बीज क्या है कि ये कल्याणकारी स्टेट, आज अभी हमारा हिंदुस्तान कल्याणकारी राज्य है, लोक कल्याणकारी राज्य है। और अभी हम लोग विकसित राष्ट्र नहीं हुए, विकसित राष्ट्र की कल्पना 2047 तक है। तो हमारी जो निधि है
वो उसका प्रथम उद्देश्य, प्रथम उसका हक जनता का है। तो उसमें से जनता के लिए अगर हम कुछ करते हैं, जनता से लेकर जनता के लिए, तो फ्रीबीज उसको बोला जाता है। मैं व्यक्तिगत मेरी राय नहीं है, लेकिन ये बहुत, इसके हम लोग अगेंस्ट भी नहीं हैं और ऐसा भी नहीं मानते हैं कि सब चीज़ फ्री ही होना चाहिए। तो लेकिन जनता का जो कुछ हक है, हिस्सा है, उसमें से, उस अंश में से थोड़ा सा अंश अगर उन्हें मिल जाता है तो इसमें क्या आपत्ति है। एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए दीनबंधु जी आपकी तरफ बढ़ते हैं। दोनों मामलों में प्रतिक्रिया दीजिएगा जितनी बातें अभी आई है, और फ्री बीज पर आपके क्या। देखिए, एक बड़ा अच्छा बात ये खुद स्वीकार लिए कि जहाँ जहाँ भाजपा अपना राजनीतिक वजूद बढ़ाता है वहाँ बखेरा होना है, वहाँ हो हल्ला हंगामा चिल्ला चिल्ली मचना ही मचना है। ये बात खुद हमारे बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं वो एक्सेप्ट कर लिए हैं। सारा हो हंगामा कहाँ था? असम और बंगाल में। क्यों था? क्योंकि वहाँ भाजपा है। तमिलनाडु में, केरल में भाजपा नहीं है, वहाँ कोई हल्ला हंगामा चिल्ला चिल्ली नहीं है। अब बताइए, लोकतंत्र कहाँ सुरक्षित है? तमिलनाडु में सुरक्षित है, कर्नाटक में सुरक्षित है, या ये केरल में सुरक्षित है, या फिर बंगाल में सुरक्षित है? जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी का पैर है वहाँ हल्ला गुल्ला हो हंगामा, फोड़ फाड़ तोड़ तार जोड़ फोड़, ये होना ही होना है, क्योंकि इनका चाले चरित्र वही है। दूसरा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कभी कभी सुनने में बड़ा हंसी लगता है। प्रधानमंत्री जी का एक भाषण सुन रहे थे कि इन लोगों का काम है फ्री में रेवड़ी बांटना। अब प्रधानमंत्री मलाई जाते हैं बांटने। किस चीज़ का मलाई? कि महिलाओं को महीना में हम 3,000 रुपये देंगे, महिलाओं को हम 6 गो सिलेंडर फ्री देंगे, फलाने को हम ये दे देंगे, चिलाने को हम ये दे देंगे। और नतीजा क्या होता है? इसी बिहार में 10-10 हज़ार रुपया प्रत्येक महिलाओं को देने की बात हुई। करोड़ों महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र किए गए। क्या उसका रिव्यू हुआ कि 10,000 रुपया आपने जिन महिलाओं को खाते में दिया? ये बिहार, हम बिहार की ही बात करते हैं, ये एक तरह समझिए बहुत ही पिछड़ा हुआ राज्य है। यहाँ के लोग अपना जीवन यापन अभाव में ज़िंदगी जी रहे हैं, और 20 साल से शासन यही लोग कर रहे हैं, लेकिन लोग अभी भी अभाव में जीवन जी रहे हैं। वो 10,000 रुपया क्या होगा? ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन। 10,000 रुपया आया, लोग का खर्चा हो गया, चूँकि लोग पहले से ही अभाव में जी रहे हैं। पहले सुनिए मेरी बात। क्वेश्चन में जोड़ देती हूँ, आप उसके साथ बोलिएगा। नतीजा क्या हुआ? आपने बिहार के चुनाव को जीतने के लिए 7,000-8,000 करोड़ रुपया सीधा बांट दिया, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। नतीजा क्या हुआ? आज बिहार सरकार के कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह नहीं है, और आप उस तनख्वाह देने के लिए क्या कर रहे हैं? फिर से लोन ले रहे हैं। चलिए, इसी से जुड़ा सवाल पूछती हूँ। बड़ी खराब स्थिति हो गई है फ्री बीज बांट के। कांग्रेस कब तक चुपचाप बैठे रहेगी? वो राजनीति में सत्ता में आने के लिए प्रयास क्यों नहीं कर रही? देखिए, एक बात आप समझिए, भाजपा जिस तरीके से जो हथकंडा अपना करके सत्ता में आना चाहती है, कांग्रेस पार्टी वो हथकंडा अपना के कभी भी सत्ता में नहीं आना चाहेगी। मेरी बात को एकदम क्लियर कट आप समझ लीजिए। दूसरा नंबर बात यह है कि आज ये स्थिति यही है कि भारतीय जनता पार्टी हो या एनडीए के कोई भी घटक दल हो, वह सत्ता में आने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो सकते हैं। आज आप देख लीजिए, जब तक चुनाव था तब तक कोई महंगाई पर चर्चा नहीं था। जैसे ही चुनाव ख़त्म हुआ वैसे ही 900 कुछ रुपया कमर्शियल सिलेंडर पे दाम बढ़ा दिया गया। मेरी बात को आप समझिएगा। अगर पिछले 3-4 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो 1,500 रुपया बढ़ा दिया गया। आप समझिए, कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल जो उससे जो यूज़ होता है उस पर ही नहीं, इंडस्ट्रियल एरिया पर, मतलब इंडस्ट्रियल बिजनेस पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा, और इसका बोझ आम आदमी पर कितना पड़ेगा। और अभी आप रिजल्ट निकला है, आप देखते रहिए, महंगाई की बोझ से भारत की जनता त्रस्त हो जाएगी, और इस देश को नर्क की ओर धकेलने का कोशिश
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो रहा है और एनडीए सरकार भाजपा सरकार के नेतृत्व में हो रहा है। इससे पूरे देश को बचना होगा, पूरे देश को यह समझना होगा कि ये भाजपा वाले लोग देश को संवारने की बात नहीं कर रहे हैं, राष्ट्र की सेवा करने की बात नहीं कर रहे हैं। राष्ट्र के सेवा का मुखौटा ओढ़ करके इस देश को तोड़ने और इस देश को आर्थिक रूप से कमजोर करने, इस देश के लोगों को कमजोर करने की जो कोशिश चल रही है, इस साजिश को भारत के लोगों को समझना होगा और इनका मुकाबला मिलकर डटकर सबको करना होगा। एक मैसेज आपके माध्यम से और भी देना चाहते हैं, जितने भी विपक्षी दल हैं सब में कहीं ना कहीं अहम होता है, सबको प्रधानमंत्री बनना रहता है, सबको एक नया एरा बनाना पड़ता है। आप समझिए, ये भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ रहते हैं उसको तो ये छोड़ते ही नहीं हैं। जिसके साथ जो छोटी छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय दल भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया या उनके प्रति सॉफ्ट नज़रिया रखा, चाहे वो ममता बनर्जी जी क्यों ना हो, चाहे वो बीजू जनता दल क्यों ना हो, चाहे वो नीतीश कुमार जी की पार्टी क्यों ना हो, जिन दलों, चाहे वो शिवसेना क्यों न, जिन दलों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखा है उनको ये अजगर की तरह लील गए हैं। और आप समझ लीजिए कि जब ये अपने दोस्त के नहीं हो सकते हैं तो ये देश के कैसे हो सकते हैं। चलिए, ऐसे तो ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट था, लेकिन अगर आपने इतना तगड़ा सवाल पूछ दिया है तो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए एक छोटा सा रिस्पांस आपके तरफ से चाहेंगे। अमिताभ जी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे कि क्या कहेंगे कि क्या भाजपा केवल और केवल अपना पहचान बनाने के लिए नज़दीकी जो पार्टियां होती है, क्षेत्रीय पार्टियां, उसको अपने साथ शामिल करती है और उसके बाद उनको लील जाती है? क्या कहेंगे? देखिए, इनके प्रश्न जो है या इनका जो दलील है वो तो वही घिसा पिटा रिकॉर्ड है, लेकिन उसकी पुष्टि आप बंगाल में देख लीजिए ना, आप आसाम में देखिए, आप वहाँ देखिए, पुडुचेरी में देखिए, तो वहाँ की जनता हम लोगों पर विश्वास करके ही ना कहीं पे पलट रही है और कहीं पे ज़्यादा सीटें दे रही है। तो जनता ही जवाब दे रही है, सीधी सी बात है। तो हम लोगों का जो संकल्प था राष्ट्र के प्रति उस ओर अग्रसर हो रहे हैं। और ये बात कर रहे हैं कि देश पीछे जा रहा है, देश ये हो रहा है, देश कहाँ जा रहा है? ये 2014 में हम लोगों की सरकार आई है, उसमें भारत की इकॉनमी कहाँ थी वो देख लें और आज कहाँ है वो देख लें। साथ ही ये कहते हैं कि फ्रीबीज ये लोग बांटते हैं। इनका मैनिफेस्टो उठा के महाराष्ट्र चुनाव से लेकर सभी चुनावों पर इनका मैनिफेस्टो उठाइए। अगर बीजेपी बोलेगी कि हम 5 देंगे तो ये बोलते हैं 7 देंगे, लेकिन हिंदुस्तान की जनता पे इनको भरोसा नहीं रहा, इसलिए सभी जगह से रिजेक्ट होते जा रहे हैं। इनका हिमाचल में आप देखे होइएगा साल भर पहले कि इनको भी पैसे नहीं थे देने के लिए, किसी को सैलरी देने के पैसे नहीं थे। तो फ्रीबीज तो ये भी बांटने का वादा करते हैं, लेकिन इन पर कोई भरोसा नहीं करता है। और हम परफॉर्म करते हैं, हम काम करते हैं, हम देश को आगे ले जा रहे हैं। अगर हम भी कांग्रेस की राह पर चलेंगे तो जनता हमें भी रिजेक्ट कर देगी। हम इस बात को अब जितना लंबा खींचेंगे ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। तो इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि ठीक है, जो चुनावी ये जो पार्टियां हैं और दोनों बिल्कुल आमने सामने की पार्टियां हैं, इनके जो डिबेट्स हैं, इनके प्रत्यारोप जो है वो कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। फिलहाल के लिए हमने दोनों पक्षों को सुना। आपकी क्या राय है कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाज़त और दोनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पर देते हैं विराम। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।